नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है और ध्यान रखिएगा कि यह समय दरअसल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो मैं आपसे करता हूं, आपके लिए अगर मैं थोड़ा सा मेहनत करता हूं तो थोड़ा सा आप मेरे लिए एफर्ट लगा दें। एक बार वीडियो को आप लोग फटाफट जल्दी से जल्दी शेयर कर दो यार, ये ना एक छोटा सा बस आपसे रिक्वेस्ट है। मैं ये चाहता हूं कि हर परीक्षार्थी जो एग्जाम दे रहा है वो अपने एग्जाम में यानी कि अपनी परीक्षा में एक भी प्रश्न करंट अफेयर्स का गलत ना होने पाए। और इसके अलावा जो मैं आपको जो है टास्क देता हूं जीएस का, वो प्रश्न भी आपके गलत ना होने पाए। तो ये मेरा टारगेट रहता है और मुझे उम्मीद है कि आप इस टारगेट पर जो है मेरे खरा उतरेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे। साथ ही साथ में जो चीजें मैं आपसे कहता हूं कि आपको ये रेडी करना है, आपको करना है, क्योंकि मेरा ये ध्येय है, मेरा ये लक्ष्य है कि हर हाल में आपका सिलेक्शन करवाना है। आप जिद्दी हैं या नहीं हैं, आप जुनूनी प्रवृत्ति के हैं या नहीं हैं, ये आप पर है। आपको सोचना है कि वर्ष 2025 आपके संघर्षों का अंतिम वर्ष होना चाहिए या फिर आप उसी प्रकार से संघर्ष करते रहना चाहते हैं। दिल आपका है, दिमाग आपका है, सोचना आपका है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करें, सारे करंट अफेयर्स को रेडी करें, जो चीजें बताता हूं उसको करें। साथ ही साथ में जो पीसीएस और आरओ की जो क्लासेस चल रही हैं आपकी क्रैश कोर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको देखिए डेली शाम को। यकीन मानिएगा आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा कि जिद ही जीत है। अर्थात अगर आपने जिद ठान ली है तो यकीन मानिएगा कि आपको सफलता मिलेगी। इसलिए आप लोग वीडियो को मेरा शेयर करिएगा ताकि सभी परीक्षार्थियों को इसका फायदा मिलता रहे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज है 24 अगस्त यानी कि 24 अगस्त, और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। उसके पहले हम लोग डेली के तरीके से आज पहले कल के डे का हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। और मैंने कई बार कहा है कि अगर आपको जो है सफल होना है, सक्सेस होना है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप जो है डेली 1 घंटे आधे घंटे या लास्ट में यानी वीक के लास्ट में सैटरडे या संडे को आप लोग रिवीजन के लिए जरूर रखिए। क्योंकि बहुत पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि आप जितना पढ़ते हैं उस पढ़े हुए कंटेंट को अपने अंदर उतारना, अर्थात उसको याद रखना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आप सारे प्रश्नों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करेंगे और वो प्रश्न आपके क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसलिए रिवीजन करना क्या है, बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग फटाफट कल का रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न क्या था हमारा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका जो उत्तर था क्या था, धीरज मोहन बनर्जी। इसके अलावा सिबलुच ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? तो वो है आपका रूस से। इसके अलावा आदर्श सौर ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसके बारे में हमने आपको डिटेल्स में जो है बताया हुआ था कल। इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग किसे प्रदान किया गया है? तो शक्तिकांत दास को। और शक्तिकांत दास कौन है? आपके आरबीआई के गवर्नर हैं भारत के। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार भारत का जो निजी कॉर्पोरेट निवेश है वर्ष 2024-25 में 54% से बढ़कर कितना हो गया है? तो वो हो गया आपका 57%। इसको भी हमने आपको कल बताया था। इसके अलावा 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ ट्रैक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो वो किया गया है आपका नई दिल्ली में। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त माह में जो 2 देश हैं जिनकी यात्रा पर वो गए हैं, वो 2 देश कौन कौन से हैं? तो देश हैं एक पोलैंड और एक है आपका क्या, यूक्रेन। और यूक्रेन में दरअसल कोई प्रधानमंत्री पहली बार जा रहा है और एक लंबे अरसे के बाद जो है पोलैंड में भी कोई भारतीय प्रधानमंत्री यात्रा कर रहा है। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य में वैक्सीन जनित पोलियो वायरस का संक्रमण का मामला सामने आया है? तो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है आपका मेघालय। और आपको पता होगा कि WHO ने वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त कर दिया था। यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आप सभी लोगों ने बताया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई साहब आप आज कमेंट बढ़ाएंगे, आज उत्तर आप जरूर देंगे और लाइक भी जरूर करेंगे। मैं कई बार कहता हूं कि जो प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं, हो सकता है यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले, और अगर यहां पर ध्यान नहीं देंगे तो वहां पर जो है क्या होंगे, गोलगप्पे जैसे बैठे रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बस दिमाग में आएगा यार सर कह रहे थे यार क्वेश्चन उत्तर दे दो। जब आप एक प्रश्न का उत्तर देते हो, आप 24-25 क्लास आपकी होती है एक महीने में, 24-25 प्रश्न अगर आप उत्तर देते हो, कम से कम भाई साहब आपके 24-25 प्रश्न तो आपके तैयार हो गए ना एक महीने में। अगर आपने 8 महीने भी अगर आपने तैयार कर लिए तो लगभग आपके 200-250 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और उस 200 क्वेश्चन में से भी अगर एग्जाम्पल के लिए आपके 200 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन भी अगर आपके मिनिमम, ज्यादा ही आएंगे कम नहीं आएंगे, गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। अगर 5 क्वेश्चन भी अगर आपके आ गए तो आपका ये कमेंट का उत्तर देना क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। लेकिन आपको इसका उत्तर देंगे आप तब, इसलिए मैं फिर कहता हूं थोड़ा सा समय निकालिए भाई साहब, इंस्टाग्राम फेसबुक से हटा करके थोड़ा टाइम इसमें आप दे दीजिए, यकीन मानिएगा आपको फायदा मिलेगा। तो आज जो मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा वीडियो के अंत में, उसका उत्तर मुझे आपसे चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसका उत्तर जरूर देंगे। नहीं पता होगा गोल करके दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, यह है भाई साहब कटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं आज की करंट अफेयर्स पर। आज का पहला करंट अफेयर्स हमारा क्या है, पहला करंट हमारा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय उत्पाद को ऑको टैक्स प्रमाण जो है यानी कि प्रमाणन प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ऑको टैक्स जो प्रमाणन होता है वो भारतीय प्रमाणन नहीं है, बल्कि जर्मनी के द्वारा बेसिकली दिया जाता है। तो ये बेसिकली एरी सिल्क को प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये पॉइंट पे आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो भारतीय उत्पाद एरी सिल्क को ऑको टैक्स प्रमाणन प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। और इस प्रकार के प्रमाणन की घोषणा जर्मनी के द्वारा की जाती है। एरी रेशम एक प्रोटीन फाइबर है जो सामिया सिंथिया सिकनी कीट या फिलोसामिया रिकनी कीट द्वारा बनाए गए कोकून से प्राप्त होता है, ठीक। ये 100% नेचुरल है। आप लोग पता होगा कि रेशम का उत्पादन भारत जैसे देश में बड़े स्तर पर किया जाता है। आपको पता होगा कि रेशम के कीट के द्वारा क्या होता है, इसका उत्पादन किया जाता है। तो रेशम का जो कीट होता है भाई साहब, वो अपने चारों तरफ जो है क्या करता है, कोकून का निर्माण करता है, और उसी से फिर क्या होता है, रेशम निकाला जाता है। हालांकि इस प्रोसेस में क्या होता है, जो रेशम का कीट होता है वो मर जाता है। लेकिन जो ये आपका एरी सिल्क है, यानी कि जो एरी रेशम है, इसकी खास बात यह है कि इसे नेचुरली निकाला जाता है, अर्थात इसको इस रेशम कीट को मारा नहीं जाता है, बल्कि जब ये अपने आप में प्रचुर मात्रा में पक जाता है, सही हो जाता है, उसके बाद फिर इसको जो है निकाला जाता है। इसमें रेशम कीट क्या होता है, मरता नहीं है। इसीलिए क्या होता है, बहुत ही नेचुरल होता है, बहुत ही सही माना जाता है। और यह 100% क्या है, प्राकृतिक है। मुख्य रूप से मेघालय और भारत के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाने वाला यह रेशम वन्य या जंगली रेशम भी कहा जाता है। यह इसके डिमांड दरअसल क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और इसीलिए दरअसल इसको अभी जो है क्या किया गया है, एक जो है प्रमाणन प्राप्त हुआ, जिसको हम लोग ऑको टैक्स प्रमाणन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 9वें आईसीसी T20 महिला विश्व कप का आयोजन कहां पर होगा। अब इसमें आपको क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। इस प्रश्न में कंफ्यूजन क्यों होगा मैं बताता हूं, लेकिन पहले आप बताइए ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात, बी बांग्लादेश, सी भारत या फिर डी रूस। पहले तो आप लोग बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन हो सकता है कि आप ऑप्शन नंबर बी बताते हैं मुझसे, तो लेकिन बी नहीं होगा। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले तो आईसीसी T20 महिला विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश में होना था, लेकिन जिस तरीके से वहां पर राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई है, ऐसे में बांग्लादेश में दरअसल इस मैच को करा पाना जो है मुमकिन नहीं है। ऐसे में दरअसल क्या हुआ है, जो यूएई है अर्थात जो अरब अमीरात है, उसने जो है इसको वहां पर किया जाएगा। हालांकि मेजबानी बांग्लादेश के नाम पर ही रहेगी, लेकिन इसका आयोजन दरअसल संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। यह पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, तो पहला पॉइंट सेम वही जो हमने आपको बताया, दूसरा पॉइंट भी यही कि इसका आयोजन पहले बांग्लादेश में होना था, लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात में होगा।
और इसका आयोजन दरअसल 3 से लेकर के 20 अक्टूबर 2024 के मध्य में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब देखो, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले। तो ऑप्शंस क्या है? ए केसी वेणुगोपाल, या राहुल गांधी, या मल्लिकार्जुन खड़गे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई साहब वो क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो कांग्रेस नेता केशु वेणुगोपाल जी हैं उनको क्या किया गया है? उनको दरअसल अभी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और लोक लेखा समिति की अगर बात करते हैं तो ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति यानी कि ये आपको प्री के प्रोस्पेक्टिव से भी रेडी करना है और मुख्य परीक्षा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडी करना है। ठीक, अब देखो यहां पर, तो आज आपके लिए टास्क मैं देता हूं भाई साहब। टास्क पहला हमारा क्या है? टास्क फर्स्ट है हमारा कि आपको लोक लेखा समिति के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। क्या? लोक लेखा समिति, इसके बारे में आप लोग डिटेल्स में क्या करिएगा? पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इसके क्या कार्य होते हैं, अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किस प्रकार से कार्यों का निष्पादन ये समिति करती है, और इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आपके आ सकती है कहां पर? मुख्य परीक्षा में, पीसीएस मुख्य परीक्षा में। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप लोक लेखा समिति के बारे में डिटेल्स में जानकारी इकट्ठा कर लें। तो अभी क्या हुआ हाल ही में कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति की गई है। किनके द्वारा नियुक्ति की गई है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दरअसल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और उस पद पर किसको नियुक्त किया गया है? कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल जी को। ठीक, इसके अलावा हम लोग व्याख्या में कुछ एक पॉइंट्स को और देखते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट तो सेम वही जो हमने आपको अभी जस्ट बताया कि समिति का अध्यक्ष जो है कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया। इसके अलावा लोक लेखा समिति में बेसिकली क्या होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। कितने? 22 मेंबर्स टोटल होते हैं। तो प्रश्न आपके एग्जाम में यही पूछ लेता है कि लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं? आप कहेंगे 22 मेंबर होते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें एक और बनता है कि जो 22 मेंबर होते हैं भाई साहब, इसमें से राज्यसभा से और लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं यह भी आपको बताना है। तो लोकसभा से कितने मेंबर होंगे? इसमें 22 सदस्य होंगे और राज्यसभा से जो है 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होंगे। ये बिंदु भी आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। तो तुरंत आप लिख लीजिएगा कि क्या? लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। ठीक, तो अगर हम इसके सदस्यों की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे कि इसमें सदस्य कितने होते हैं भाई साहब? इसमें सदस्य होते हैं टोटल कितने? 22। और अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो लोकसभा से कितने हो जाएंगे भाई साहब? लोकसभा से हो जाएंगे आपके कितने मेंबर? 15 मेंबर, 15 सदस्य। ठीक, और फिर अगर हम बात राज्यसभा की करते हैं, किसकी? राज्यसभा की करते हैं, तो राज्यसभा में कितने मेंबर हो जाएंगे? हो जाएंगे 7। और अगर हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की बताइए इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहेंगे इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके अलावा एक प्रश्न यहां पर और बन जाएगा, वो बन जाएगा कि इसका कार्य क्या होता है? क्या कार्य क्या होता है? तो भारत सरकार के जो भी लेखा होता है उसका लेखा परीक्षण, यानी कि भारत सरकार का जो भी कार्य होता है उसका लेखा अकाउंट का लेखा परीक्षण, उसकी रिपोर्ट की जांच करती है। कैग जो रिपोर्ट देगी, ठीक है, उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा और जो है ये जो समिति होगी ये उसकी क्या करेगी? जांच करेगी। ठीक है, लोक लेखा समिति। तो ये आपको क्या करना है? याद कर लेना है। और एक समिति और होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राक्कलन समिति। क्या बोलते हैं? प्राक्कलन समिति। तो आप लोग लोक लेखा समिति को तैयार कर लीजिएगा और लोक लेखा समिति के साथ साथ में आप लोग क्या करिएगा? जो प्राक्कलन समिति होती है, क्या? जो प्राक्कलन समिति होती है ये भी आपके लिए क्या होती है? इंपॉर्टेंट है। तो प्राक्कलन समिति को भी आपको क्या करना है? रेडी कर लेना है। ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा टास्क आज आपके लिए है, पहला है। भाई साहब बैठे मत रहना, कॉपी हमने आपसे कही थी कि टास्क वाली बना लेना, उसमें नोट डाउन करते रहना जो जो मैं आपको बताता रहता हूं, बहुत फायदा होगा उससे। आप लोग अगर वीडियो पर नए हैं तो आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा।
एक बात मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग यहां पर वीडियो इस समय व्यूज नहीं आ रहे हैं, यानी कि आप लोग या तो छुट्टी पे चले गए हो या तो अभी तक राखी बंधा पा रहे हो। तो ऐसा है भाई साहब कि अगर नींद सो रहे हो, अगर नींद में हो तो नींद से जागो, वीडियो को देखो, नहीं तो 1 साल बीत जाएगा और कुछ भी आपके हाथ में हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो देखना बंद कर दी हो तो शुरू कर दो और अपनी चीजों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, यह भी हमने आपको बता दिया। लोक लेखा समिति भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है, यानी कि जो भी चीजें होंगी उनकी जांच करेगी खर्चों की। नेक्स्ट है सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2023-24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा को, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी रिंकू सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इस बार जो किसको पुरस्कार दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रोहित शर्मा को इस पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हम इस लिस्ट में और जो पुरस्कार दिए गए हैं उनको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला तो आपको ये पता हो गया कि जो सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार है उसके अंतर्गत रोहित शर्मा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया है। और अगर अन्य पुरस्कारों की लिस्ट की बात करते हैं इसके अंतर्गत, तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज आर अश्विन हैं, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज विराट कोहली हैं, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे गेंदबाज मोहम्मद शमी, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाज फिल सॉल्ट। इसके अलावा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टी20 गेंदबाज कौन है? टिम साउथी। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टी20 नेतृत्व पुरस्कार श्रेयस अय्यर। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है वो मिला गया है राहुल द्रविड़ को। खेल प्रशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जय शाह को, और ये अभी हाल जो है अगले जो है आईसीसी अध्यक्ष भी होंगे। इसके अलावा महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में कप्तान के रूप में सर्वाधिक मैच हरमनप्रीत कौर हैं, ये अभी कप्तान भी हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला भारतीय गेंदबाज कौन है? दीप्ति शर्मा है, याद रखिएगा। इसके अलावा महिला टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक शेफाली वर्मा के नाम पर शेफाली वर्मा को दिया गया है। तो ये सारे पुरस्कार भी आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कब आयोजित की गई? उसके पहले आप लोग जान लो, ये 2+2 जो ये मंत्री स्तरीय वार्ता होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है, हर देश से यानी कि 2 देश जो होते हैं, तो 2 देश के मध्य में कोई माना कि ए देश है और दूसरा क्या है? बी देश है। इन 2 देशों के मध्य में मंत्री स्तरीय वार्ता होगी, लेकिन 2+2 मंत्री लिखा है, अर्थात ए देश से कोई 2 मंत्री होंगे और बी देश से कोई 2 मंत्री होंगे। लेकिन ये 2 मंत्री कौन से होते हैं भाई साहब? तो ये दो मंत्री होते हैं, वो होते हैं आपके रक्षा मंत्री। कौन से? रक्षा मंत्री और कौन? विदेश मंत्री। ठीक, कौन? विदेश मंत्री। और यहां सभी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, यानी कि 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, यानी कि एक देश से 2 मंत्री और दूसरे देश से भी 2 मंत्री। लेकिन वो 2 मंत्री कौन से होंगे? तो एक मंत्री होगा रक्षा मंत्री और एक होगा विदेश मंत्री। इनकी बैठक होती है और आपस में जो भी मुद्दे होते हैं उन पर बात की जाती है। तो आपको बताना है कि अभी तीसरी जो भारत जापान 2+2 जो मंत्री स्तरीय वार्ता है, यानी कि ये भारत और जापान के मध्य में आयोजित की गई है। लेकिन कब आयोजित की गई है आपको बताना है कि 20 अगस्त, 15 अगस्त, 13 अगस्त या 18 अगस्त। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दैट मींस 20 अगस्त को दरअसल भारत और जापान के मध्य में 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट सेम वही जो हमने आपको बताया कि दरअसल ये 20 अगस्त को इसका आयोजन किया गया है। और अब देखो कौन कौन से मंत्री हैं इसमें। तो रक्षा मंत्री भाई साहब कौन से हैं? रक्षा मंत्री हैं आपके राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए जापान के रक्षा मंत्री कौन है? किहारा मिनोरी। और विदेश मंत्री कौन? सुश्री योको कामिकावा की मेजबानी की थी। और इन्हीं के द्वारा 20 अगस्त को क्या हुई? बैठक आयोजित की गई थी। और अमेरिका पहला देश था जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय
जो बैठक थी उसका आयोजन किया था। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया गया है? ऑप्शन है आपके भारत, रूस, यूक्रेन या फिर अमेरिका। तो जो इसका सही उत्तर होगा भाई साहब वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन। और आपको पता है कि अभी अगस्त माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर गए हैं और यूक्रेन के साथ साथ में पोलैंड की भी यात्रा पर गए हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो पहला पॉइंट सेम वही कि अभी जो है अंतरराष्ट्रीय जो आपका न्यायालय है, ठीक है, इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट जिसको बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग आईसीसी भी बोलते हैं, इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट यानी कि आईसीसी। तो अब आईसीसी के बारे में हम लोग कुछ एक पॉइंट क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो यह क्या है? स्वतंत्र न्यायिक निकाय है अपने आप में। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहां है? नीदरलैंड हेग में है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, पूछ सकता है कि चर्चाओं में रहा है। इसलिए यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराध में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ जो है क्या करता है, अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और उस पर जो है जो भी चीजें होंगी उसको सजा देने का काम कर सकता है। ठीक, चलिए इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा, ठीक है, जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है उसके कुछ मामलों को भी दरअसल आईसीसी में जो है क्या किया सकता है, भेजा जा सकता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय अपराध जो न्यायालय है वहां पर भी जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा इसको भेजा जा सकता है। इसके अलावा भारत, रूस, चीन, अमेरिका क्या है, आपराधिक जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है आईसीसी है, इसके ये मेंबर नहीं है। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में गोलकीपर मैनुएल नेउर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास जो है लिया है। उनका संबंध किस देश से है? जापान से, रूस से, जर्मनी से या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको बताना है। बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वो उनका संबंध जर्मनी के है, यानी कि वो बेसिकली जर्मनी के रहने वाले हैं और बहुत सारे इन्होंने मैच खेले थे। आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। देखो हाल ही में गोलकीपर, अच्छा ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि गोलकीपर थे, तो गोलकीपर मैनुएल नेउर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, उनका संबंध जर्मनी से है। ये पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है कि ये जो मैनुएल नेउर हैं उन्होंने भी हाल ही में संन्यास लिया है, किसी एक खेल से संन्यास लिया है, उस खेल का नाम क्या है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए। उस प्रकार से भी प्रश्न आपसे घुमा के पूछ सकता है। तो आप कहेंगे फुटबॉलर थे, यानी कि फुटबॉल मैच से संबंधित थे। ठीक है, और उनका संबंध कहां से? जर्मनी से है। जर्मनी के लिए उन्होंने 124 मैच खेले और उनमें से 61 बार क्या की, कप्तानी की अपने आप में। यह अपने आप पे भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके अलावा वर्ष 2014 में उन्होंने जर्मनी को विश्व कप दिलवाया था। और अगर हम बात जर्मनी की करते हैं तो दरअसल जो जर्मनी की राजधानी हो क्या है, वो है कैपिटल ऑफ जर्मनी बर्लिन, और करेंसी क्या है? यूरो, और राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर इसके क्या है? राष्ट्रपति हैं। और अगर आप मैप में देखेंगे तो यह है आपका क्या है? जर्मनी, यह है आपकी बर्लिन यानी कि यहाँ की राजधानी। इसके एक तरफ है पोलैंड है इधर पूर्वी सीमा पर, ठीक है, लास्ट में इधर देखिए ऑस्ट्रिया है, फिर इधर नीचे स्विट्जरलैंड है, फिर जो है आगे बगल में क्या है आपके पश्चिम में बेल्जियम है, इधर नीदरलैंड है, और एक दूरगामी पर क्या है आपके जो है उत्तर दिशा में क्या है? डेनमार्क भी स्थित है, और डेनमार्क के बगल में इधर स्वीडन है। ओके, ये पॉइंट भी आपको यहां पर क्या करना है? याद रखना है। मैप के माध्यम से आप इसकी अवस्थिति को एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया अस्मिता वुश लीग पश्चिमी क्षेत्र का आयोजन बेसिकली कहां पर किया गया है, किया जा रहा है? लखनऊ में, मेरठ में, नई दिल्ली में, मुरादाबाद में। तो ये बेसिकली इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? आपके मेरठ में हो रहा है, याद रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो खेलो इंडिया अस्मिता लीग, ठीक है, उस लीग, इसका पहले नाम था खेलो इंडिया महिला लीग, लेकिन अब इसको अस्मिता का नाम दे दिया गया है। अस्मिता के नाम पर एक पोर्टल भी बनाया गया है, आपको यह भी याद रखना है, ठीक है। और इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? मेरठ में हो रहा है। कब से कब तक हो रहा है भाई साहब? तो ये हो रहा है आपका 24 से लेकर के 27 अगस्त के मध्य में आयोजित किया जाएगा, और इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात सहित पश्चिम क्षेत्र के विभिन्न राज्यों की महिला एथलीट जो है क्या होंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो अभी इसमें अस्मिता शब्द को जोड़ दिया गया है, लेकिन पहले इसका नाम था खेलो इंडिया महिला लीग, इसका नाम पहले था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब आज आपके लिए एक सिंपल सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको हर हाल में देना है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। नहीं तो फिर भाई साहब नहीं उत्तर दोगे, टाइम पास करते रहोगे, गलती मेरी कुछ भी नहीं रहेगी। आप अगर 1 मिनट निकाल करके समय, इनफैक्ट 1 मिनट भी नहीं लगता यार, 30 सेकंड का समय लगता है उत्तर देने में। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आप सीधे तौर पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक प्रदूषक यानी कि जो सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट होता है, क्या जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है वो कौन सा है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी कि द्वितीयक प्रदूषक में पैन है, CO2 है, CO है या SO2 है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। RO ARO वाले पीसीएस वाले दोनों अभ्यर्थी खासकर ध्यान दें कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट अर्थात प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से जो द्वितीयक प्रदूषक है वो कौन सा है। आपके उत्तर का मुझे वेट रहेगा। चलिए अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर क्या आपको देना है कि वायु प्रदूषण क्या होता है, यानी कि एयर पोल्यूशन क्या होता है और वायु प्रदूषकों के प्रभाव को बताइए। यानी कि जो अलग अलग जो प्रदूषक होते हैं, CO2 हो गया, NO2 हो गया, पैन हो गया, इनका क्या प्रभाव होता है, क्या इंपैक्ट होता है, वो आपको बताना है, जो कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और प्रदूषण पर हमारी क्लास भी जो है आने वाली है, आई थिंक 28 को या 29 को क्लास रिलीज होगी, तो प्रदूषण वाले चैप्टर को आप लोग वहां पर देख लीजिएगा मेरी एनवायरमेंटल क्लास में, ठीक है। बाकी एक बात और बता दूं कि ये करंट अफेयर्स सिर्फ पीसीएस के लिए नहीं है, बल्कि ये डेडिकेटेड आपके RO ARO के लिए है, पीसीएस के लिए है, साथ ही साथ में अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी है और आपके वनडे एग्जाम के लिए भी है। तो जो भी आपके साथी जो होंगे, दोस्त यार होंगे, उनको वीडियो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को मानेंगे, ठीक है। बाकी ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और हाँ, जन्माष्टमी भी आने वाली है, उसकी भी आप सभी लोगों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।